बच्चों लास्ट टाइम हम लोग इस चैप्टर में फाइबर टू फैब्रिक में हम लोग एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ नेचुरल फाइबर्स के बारे में डिस्कस किए थे, पढ़े थे। तो आज हम लोग कॉटन की बात करेंगे, कॉटन के बारे में पढ़ेंगे। अगर कॉटन की बात करें तो कॉटन तो बच्चों शुरू से ही, मतलब प्राचीन काल से ही, शुरू से ही यूज होता आ रहा है और आज भी क्लॉथिंग मटेरियल के रूप में यूज होता है कॉटन। आजकल कॉटन का दूसरे फाइबर के साथ मिक्स करके ब्लेंडेड क्लॉथ बनाए जाते हैं, ब्लेंडेड फैब्रिक्स तैयार किए जाते हैं, किसी दूसरे फाइबर के साथ भी मिला के, और सिर्फ कॉटन का भी अलग बनता है, क्योंकि कॉटन काफी कंफर्टेबल मटेरियल होता है। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि वो काफी कंफर्टेबल मटेरियल होता है कॉटन। तो ये दिस इज कंफर्टेबल फॉर एवरी सीजन, ये हर सीजन के लिए यूज करने के लिए कंफर्टेबल होता है। तो कॉटन जो है वो कैसे ग्रो करता है? कॉटन सीड से ग्रो करता है। कॉटन किससे ग्रो करता है? कॉटन सीड से। अभी हम आपको बताएंगे कि कैसे ये प्रोडक्शन होता है कॉटन का, लेकिन आप इस बात को ध्यान में रखिए कि कॉटन जो है वो कॉटन सीड से ग्रो करता है और कॉटन सीड्स कॉटन फ्रूट से आता है। ठीक है, कॉटन जो है वो कैसे ग्रो करता है बच्चों? कॉटन सीड से। कॉटन सीड्स को हम लोग जो है बिनोला के नाम से भी जानते हैं, बिनोला कॉटन सीड्स को कहते हैं। चलिए अब आपको बताते हैं कि कैसे प्रोडक्शन होता है, प्रोडक्शन कैसे किया जाता है कॉटन का। ये जो कॉटन का प्रोडक्शन की बात है, कैसे इसे ग्रो करते हैं, तो कॉटन सीड से ग्रो करता है। कॉटन सीड्स को अगर देखा जाए, अगर ग्रो किया जाए, कल्टीवेशन किया जाता है, मतलब उसकी खेती होती है। कॉटन सीड्स को बोने के बाद, सोन करने के बाद, बोने के बाद करीब करीब इसे तैयार होने में बच्चों 1 से 2 महीने लग जाते हैं। 1 से 2 महीना कॉटन सीड्स मिट्टी में बोने के बाद। तो ये 1 से 2 महीने के बाद वो बुश का रूप ले लेता है, झाड़ी का रूप, मतलब छोटे छोटे प्लांट्स का रूप ले लेता है। करीब करीब 1 to 2 मीटर लॉन्ग होता है, 1 से 2 मीटर लॉन्ग प्लांट होते हैं उनके। ठीक है, क्या बताया हमने? कॉटन सीड्स को बोने के बाद 1 से 2 महीना टाइम लगता है बुश बनने में, एक जो कि जिसकी लंबाई 1 से 2 मीटर होती है। देन आफ्टर, इसके बाद जब कॉटन प्लांट्स जो होते हैं, कॉटन क्रॉप्स, वो मैच्योर्ड हो जाते हैं पूरे तरीके से, जब मैच्योर्ड हो जाते हैं तो उनके अंदर से प्लांट से निकलता है फ्रूट्स, और उसी फ्रूट्स, ये जो फ्रूट्स होता है, ये मैच्योर्ड होने के बाद ये बर्स्ट कर जाता है बच्चों। बर्स्ट यानी कि फट जाता है। ये जो फ्रूट है वो लेमन टाइप का होता है, लेमन साइज के होते हैं, छोटे छोटे फ्रूट्स टाइप। जब ये कंप्लीटली मैच्योर्ड हो जाते हैं तो ये बर्स्ट कर जाते हैं, यानी कि फट जाते हैं, और उसी के अंदर व्हाइट फाइबर आपको दिखाई देगा, जो कि कॉटन सीड्स को भी कवर किया। अंदर सीड्स रहेगा, उसके ऊपर व्हाइट जो फाइबर आपको दिखाई देता है, वही कॉटन है। ठीक है, तो कॉटन जो है वो कैसे प्राप्त होता है? एक बार कॉटन को कल्टीवेशन करने के बाद, खेती करने के बाद 1 से 2 महीने में बुशेस तैयार होते हैं, 1 से 2 मीटर के, वो क्रॉप बन जाता है प्लांट। उसके बाद वो मैच्योर्ड हो जाता है तो फ्रूट जो है वो बर्स्ट कर जाता है, वो फ्रूट जो है वो फट जाता है, उसके अंदर से निकलता है व्हाइट कलर का जो फाइबर दिखाई देता है, जो सीड्स को कवर किए हुए, वही आपका वो कॉटन। इसके बाद जब ड्राई हो जाता है, ड्राई मतलब कि सनलाइट से, सन से ड्राई होने लगता है, तो फिर फार्मर्स उसे क्या कर लेते हैं? हैंड पिकिंग कर लेते हैं, हाथ से उसे तोड़ लेते हैं, निकाल लेते हैं, और फिर गिनिंग प्रोसेस से उसे अलग करते हैं, यानी कि सीड्स को फाइबर से अलग करते हैं। तो इस तरीके से जो है, अगर हम लोग आज के डेट में देखा जाए तो वर्ल्ड के अलग अलग पार्ट्स में प्रोडक्शन होती है कॉटन की। आज भी करीब करीब 6000 साल से भी ज्यादा समय से कॉटन की खेती होती आ रही है, और आज भी होती है। हमारे इंडिया में अगर देखा जाए तो कॉटन, सबसे ज्यादा कॉटन का प्रोडक्शन किस किस स्टेट से होता है? तो मध्य प्रदेश से होता है, एमपी, गुजरात से होता है बच्चों, गुजरात से होता है,
पंजाब से होता है, आंध्र प्रदेश में होता है, राजस्थान में होता है, तमिलनाडु में होता है। इन सारे स्टेट्स में जो है वो कॉटन की खेती बहुत बड़े पैमाने पे होती है। और अगर इंडिया में बात करें कि सबसे ज्यादा लार्ज स्केल पर किस स्टेट में होता है, तो वो है आपका गुजरात। जी हाँ, गुजरात नंबर 1 पर है प्रोडक्शन ऑफ कॉटन के लिए, और बाकी सारे स्टेट्स में भी होते हैं। तो कॉटन की खेती तो शुरू से की जाती रही है और आगे भी किया जाता रहेगा, क्योंकि कॉटन जो होता है वो काफी कंफर्टेबल मटेरियल होता है, हर सीजन के लिए कंफर्टेबल होता है। और इसके जो सीड्स होते हैं जिसे बिनोला कहते हैं, कॉमर्शियली अगर देखा जाए तो इसका भी बहुत इंपॉर्टेंस है, बहुत ही ज्यादा महत्व है। तो आप ये बात याद रखेंगे कि कॉटन जो है वो कॉटन फ्रूट से प्राप्त होता है। जब वो फ्रूट मैच्योर्ड हो जाता है, बर्स्ट कर जाता है, तो वहां से कॉटन प्राप्त होता है। उसी कॉटन के अंदर उसके सीड्स भी छिपे रहते हैं। जब ये ड्राई हो जाते हैं तो फार्मर्स उसे अलग करते हैं, सीड्स को कॉटन से अलग करते हैं, इसे गिनिंग कहते हैं। और कॉटन जो है हमारे इंडिया में किस किस स्टेट में बोया जाता है, तो मध्य प्रदेश में, गुजरात में, पंजाब में, आंध्र प्रदेश में, राजस्थान में, तमिलनाडु में, एक्सेट्रा। महाराष्ट्र भी छूट गया है बच्चों, महाराष्ट्र में भी होता है। और सबसे ज्यादा जो है वो गुजरात का नाम लिया जाता है फॉर द प्रोडक्शन ऑफ द कॉटन क्रॉप। ठीक है, ओके। अब हम लोग देखते हैं बच्चों कॉटन क्रॉप्स को ग्रो करने के लिए क्या क्या जरूरतें होती है, क्या क्या रिक्वायरमेंट्स है। रिक्वायरमेंट्स फॉर कॉटन क्रॉप, कॉटन को ग्रो करने के लिए किन किन चीजों की जरूरत है। सबसे पहले कॉटन जो होता है वो क्या बोलते हैं, वार्म सीजन क्रॉप होता है बच्चों। वार्म सीजन क्रॉप यानी गर्म सीजन वाला क्रॉप होता है। तो इसे मॉडरेट रेनफॉल चाहिए। मॉडरेट रेनफॉल कहने का मतलब न बहुत ज्यादा बारिश न बहुत कम, मीडियम, दैट मीन्स कि थोड़ा थोड़ा पानी इसे मिलते रहना चाहिए, तो ये अच्छे से ग्रो करता है। ठीक है, दूसरी बात, फर्टाइल क्ले सॉइल, काफी उपजाऊ क्ले सॉइल होना चाहिए कॉटन के लिए अगर ग्रो कराना है अच्छे से। तो क्ले ही क्या होता है, चिकनी, काफी चिकनी मिट्टी होती है, काफी छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं इनके, और इनके जो वाटर होल्डिंग कैपेसिटी होती है वो बहुत ज्यादा होती है। तो गुड मॉइस्चर होल्डिंग कैपेसिटी होनी चाहिए, अच्छे से मॉइस्चर, नमी को वो होल्ड करे, ऐसी मिट्टी चाहिए। क्ले सॉइल में ये गुण होता है, वो मॉइस्चर को होल्ड करता है अच्छे तरीके से नमी को, ताकि मिट्टी में नमी बनी रहे, और कॉटन क्रॉप्स के ग्रो करने के लिए वो बहुत ही ज्यादा जरूरी है। तो फर्स्ट में तो आपका ये मॉडरेट रेनफॉल होना चाहिए, मतलब थोड़ा थोड़ा बारिश अक्सर उसे मिलते रहने चाहिए ताकि मिट्टी में नमी आए। मिट्टी कैसी होनी चाहिए, क्ले सॉइल फर्टाइल होनी चाहिए, काफी मतलब उपजाऊ मिट्टी होनी चाहिए। क्ले वाला सॉइल होना चाहिए जिसमें मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करने का अच्छा कैपेसिटी हो। ठीक है, थर्ड पॉइंट है ब्लैक सॉइल। ये अक्सर जीके में भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि कॉटन के ग्रोथ के लिए सबसे अच्छा जो है वो कौन सा सॉइल होता है, तो वो ब्लैक सॉइल होता है। जनरली कॉटन ब्लैक सॉइल में ही उगते हैं बच्चों, ब्लैक सॉइल में ही उनका जो है कल्टीवेशन किया जाता है। ब्लैक सॉइल में ऐसे ऐसे न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो कॉटन के ग्रोथ के लिए बहुत ही ज्यादा इसेंशियल है, जरूरी है। तो ब्लैक सॉइल देखा जाए तो वेस्टर्न इंडिया में है, वेस्टर्न इंडिया में पाया जाता है, एंड साउथर्न इंडिया में, वेस्टर्न इंडिया एंड साउथर्न इंडिया में ब्लैक सॉइल काफी पाया जाता है। जैसे कि हमने आंध्र प्रदेश वगैरह का नाम दिया था, फिर और भी गुजरात वगैरह का नाम दिया था। एलुवियल सॉइल जो है ये नॉर्थर्न इंडिया में, तो ये भी सॉइल में हो सकता है। जो नॉर्थर्न इंडिया है, जो नॉर्थर्न साइड में पड़ता है, तो वहां पर एलुवियल सॉइल जो होते हैं इसमें भी कॉटन ग्रो करता है। और वेस्टर्न और साउथर्न इंडिया में अगर आप जाइएगा तो वहां ब्लैक सॉइल पाए जाते हैं, जो कि बहुत ही अच्छा होता है फॉर द ग्रोथ ऑफ द कॉटन क्रॉप। ठीक है, तो ये बात आप ध्यान रख लीजिए, क्या क्या रिक्वायरमेंट्स है। मॉडरेट रेनफॉल, थोड़ा सा रेनफॉल उसे मिलते रहना चाहिए, बारिश होते रहना चाहिए। फर्टाइल क्ले सॉइल होनी चाहिए जिसमें अच्छा मॉइस्चर होल्डिंग करने की कैपेसिटी हो। ब्लैक सॉइल वेस्टर्न और क्या बोलते हैं साउथर्न पार्ट में जो है ब्लैक सॉइल काफी अच्छे होते हैं इनके लिए।
कॉटन के लिए, और नॉर्थर्न इंडिया में देखा जाए तो एलुवियल सॉइल। तो जनरली अलग अलग पार्ट्स, अलग अलग एरियाज में देखा जाए तो मई से सितंबर तक सोन किया जाता है, यानी कि बोया जाता है मई से सितंबर तक। और अगर हार्वेस्टिंग की बात करें कि उनकी हार्वेस्टिंग कब होती है, तो हार्वेस्टिंग यानी कटाई वगैरह जो निकाल लिया जाता है कॉटन को तैयार करने के बाद, तो बच्चों 1 से 2 महीने लगते हैं, बट जनरली अगर देखा जाए तो हार्वेस्टिंग अक्टूबर में शुरू हो जाता है। सोइंग होता है मई से सितंबर में, अलग अलग एरिया में अलग अलग टाइम पे होता है, और स्टार्टिंग हो जाता है अक्टूबर से, उसका हार्वेस्टिंग स्टार्ट हो जाता है। चलिए फिर डिफरेंट स्टेप्स देखेंगे प्रिपरेशन ऑफ क्लॉथ में, वो हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे बच्चों। फॉर द प्रिपरेशन ऑफ क्लॉथ ये जो डिफरेंट अलग अलग स्टेजेस होते हैं, अलग अलग स्टेप्स होते हैं, अलग अलग प्रोसेस होते हैं, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए आप ये सारी बातें को अपने दिमाग में अच्छे से बैठा लीजिए, समझ लीजिए, और भी कोई अगर आपको प्रॉब्लम हो तो आप डायरेक्ट पूछ लीजिए।